आज हम एक सवाल उठाने जा रहे हैं जो आपके दिमाग को झकझोर देगा। जब हमारा देश इतना युवा है तो हमारे नेता इतने उम्र दराज क्यों हैं? यानी क्या भारत को एक युवा प्रधानमंत्री की जरूरत है? और क्या युवा नेता अनुभवी नेताओं को टक्कर दे सकते हैं? आइए इस सवाल को गहराई से समझते हैं। 2025 के ताजा आंकड़ों के साथ जॉब्स, टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक और स्वागत है हमारे चैनल नेशन न्यूज 7 पर। भारत की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है और हमारी औसत उम्र है सिर्फ 28.8 साल। लेकिन हमारे नेताओं की औसत उम्र 60 साल से ऊपर है। 2024 के प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार वैश्विक नेताओं की उम्र 62 साल है, जबकि विश्व की जनसंख्या की औसत उम्र 31 साल है। भारत में यह अंतर और भी बड़ा है, लगभग 35 साल का। जर्मनी जैसे देशों में यह अंतर सिर्फ 10 साल का है। तो सवाल यह है, क्या इतना बड़ा जनरेशन गैप हमें जॉब्स, टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों को सुलझाने में रोक रहा है? भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जो 1984 में 40 साल की उम्र में पीएम बने। तब से कोई भी 50 साल से कम उम्र का पीएम नहीं रहा। जवाहरलाल नेहरू 57 साल के थे, इंदिरा गांधी 48 साल की थी और नरेंद्र मोदी 2014 में 63 साल के थे। दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर कुछ देशों में युवा नेताओं ने कमान संभाली है। मिसाल के तौर पर फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों 39 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने और इटली की जॉर्जिया मेलोनी 35 साल की थी जब 2022 में वो प्रधानमंत्री बनी। क्या भारत में भी ऐसा युवा नेतृत्व उभर सकता है? आइए युवा और अनुभवी नेताओं की तुलना कुछ अहम मुद्दों पर करते हैं। युवा नेता जैसे कि राहुल गांधी बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा मानते हैं। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार 83% बेरोजगार युवा हैं और 2025 में युवा बेरोजगारी की दर 17 से 23% है। राहुल ने पहली नौकरी पक्की जैसी योजनाओं का जिक्र किया, जो युवाओं को अप्रेंटिसशिप और स्किल डेवलपमेंट से जोड़ती है। न्यूजीलैंड की बात करें तो 44 साल की जैसिंडा अर्डन ने युवाओं के लिए रोजगार और मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस किया, जो उनकी उम्र और पीढ़ी से जुड़ाव को दिखाता है। नरेंद्र मोदी जैसे अनुभवी नेता आर्थिक विकास पर जोर देते हैं। उनकी सरकार का दावा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 12वें से 5वें स्थान पर पहुंची और स्वच्छ भारत मिशन व डिजिटल इंडिया जैसे कदमों ने रोजगार बढ़ाए हैं। लेकिन कुछ आलोचकों का कहना है कि उनकी नीतियां बड़े उद्योगपतियों को ज्यादा फायदा पहुंचाती है। 82 साल के जो बाइडेन जैसे नेता स्थिरता और अनुभव पर जोर देते हैं, लेकिन युवा मुद्दों से उनका कनेक्शन कमजोर माना जाता है। युवा नेता डिजिटल दुनिया से बेहतर जुड़े हैं। भारत जोड़ो यात्रा जैसे अभियानों ने राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाया। 2025 में एक्स पर उनके 2.57 करोड़ फॉलोअर्स हैं। यूक्रेन के 40 साल के वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर अपने देश के लिए वैश्विक समर्थन जुटाया। युवा नेता टेक्नोलॉजी और एआई जैसे क्षेत्रों में नई सोच लाते हैं, जो 2025 में भारत कौशल रिपोर्ट के अनुसार जरूरी है, क्योंकि केवल 54.81% युवा ही रोजगार के योग्य हैं। अनुभवी नेता नीतिगत स्थिरता पर ध्यान देते हैं। मोदी सरकार ने 5G रोल आउट और डिजिटल इंडिया के जरिए तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दिया, लेकिन कुछ का मानना है कि उनकी नीतियां पारंपरिक दृष्टिकोण पर आधारित है, जो एआई और डिजिटल स्किल जैसे नए क्षेत्रों में कमजोर पड़ सकती हैं। जापान में 68 साल के शिगोरू इशिबा जैसे नेता टेक्नोलॉजी में निवेश करते हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं अक्सर रक्षा और आर्थिक स्थिरता पर ज्यादा रहती हैं। युवा नेता जलवायु परिवर्तन को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उनकी पीढ़ी इसके प्रभावों को सबसे ज्यादा झेलेगी। राहुल गांधी ने पर्यावरण और सामाजिक न्याय को अपने अभियानों में उठाया है। 22 साल के क्रेटा थनबर्ग जैसी युवा कार्यकर्ताओं ने नेताओं पर दबाव बनाया है। न्यूजीलैंड की जैसिंडा अर्डन ने क्लाइमेट न्यूट्रलिटी के लिए ठोस नीतियां लागू की हैं। अनुभवी नेता अक्सर क्लाइमेट चेंज को आर्थिक विकास के साथ संतुलित करने की कोशिश करते हैं।
मोदी सरकार ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि कोयला और तेल पर निर्भरता कम करने की गति धीमी है। बाइडेन ने भी क्लाइमेट डील्स को बढ़ावा दिया है, लेकिन उनकी उम्र के कारण युवा कार्यकर्ताओं से उनका कनेक्शन कमजोर माना जाता है। युवा नेताओं के लिए चुनौतियां भी हैं। भारत में सीनियरिटी को महत्व दिया जाता है। अनुभवी नेता जैसे मोदी, जिन्होंने गुजरात और केंद्र में लंबा शासन किया, जनता का भरोसा आसानी से जीत लेते हैं। भारत, चीन और जापान जैसे देशों में वृद्ध नेताओं को अनुभव और बुद्धिमत्ता के लिए सम्मान दिया जाता है। ये युवा नेताओं के लिए बाधा है। युवा नेताओं को पार्टियों में सीनियर नेताओं का समर्थन चाहिए, जो अक्सर मिलना मुश्किल होता है। विश्वास जीतना भी जरूरी है। 2025 में केवल 24.9% लोग राहुल को पीएम के लिए चुनते हैं, जबकि 51.2% मोदी को। युवा नेताओं को जनता का भरोसा जीतने के लिए समय लगता है। युवा नेतृत्व के फायदे भी हैं। युवा नेता डिजिटल कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी से बेहतर जुड़े हैं। भारत की 65% युवा आबादी उनकी भाषा और समस्याओं को बेहतर समझती है। युवा नेता सामाजिक आंदोलनों को बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन और सामाजिक न्याय। 2025 के आंकड़े और जनता का नजरिया क्या है? 2025 में युवा बेरोजगारी दर 17 से 23% है। भारत कौशल रिपोर्ट 2025 के अनुसार केवल 54.81% युवा रोजगार के योग्य हैं। खासकर इलेक्ट्रिक वाहन और एआई जैसे क्षेत्रों में भारत ने 5G रोल आउट में तेजी दिखाई, लेकिन एआई और डिजिटल स्किल में कमी एक चुनौती है। भारत का नेट जीरो लक्ष्य 2070 है, लेकिन प्रगति धीमी मानी जा रही है। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे फरवरी 2025 के अनुसार 51.2% लोग मोदी को पीएम के लिए चुनते हैं, लेकिन राहुल की लोकप्रियता 2020 के 23% से बढ़कर 24.9% हो गई है। वैश्विक स्तर पर फ्रांस, न्यूजीलैंड और यूक्रेन जैसे देशों में युवा नेताओं ने नई ऊर्जा और सोच लाई है, लेकिन भारत, चीन और जापान जैसे देशों में अनुभवी नेताओं का दबदबा है। 2024 के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में सिर्फ 2.6% सांसद 30 साल से कम उम्र के हैं, जबकि 50% आबादी इस उम्र से कम है। यह अंतर भारत में भी दिखता है, जहां 16वीं लोकसभा 2014 से 19 की औसत उम्र 55.6 साल थी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं, युवा वो है जिसे सब माफ किया जाता है, लेकिन वो खुद को कुछ नहीं माफ करता। पीटर ड्रकर ने कहा, भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे बनाना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मुझे युवा पीढ़ी पर भरोसा है, वे हर समस्या का समाधान निकाल लेंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को 55 साल के युवा नेता की जरूरत है, जो युवाओं की भाषा बोले, या 74 साल के अनुभवी नेता की जो स्थिरता दे? 2025 के आंकड़े बताते हैं कि अनुभव अभी भारी है, लेकिन युवा नेतृत्व की लोकप्रियता बढ़ रही है। क्या यह भविष्य का संकेत है? सोचते रहिए, बदलाव लाते रहिए। नमस्कार।